हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, चाहे वो आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एसआई की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी, लेखपाल, पेट या किसी भी स्टेट एग्जाम या सेंट्रल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और फ्रेंड्स, ये एग्जाम देने से पहले यदि इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस वीडियो से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, बता दें आपको कि संविधान की प्रथम बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यानी इसका ए राइट आंसर है, 9 दिसंबर 1946 को। और जो प्रथम बैठक हुई थी इसी में एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। उनका नाम क्या था? जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा था। और फ्रेंड्स, इसी में हम आपको बता दें कि जो दूसरी बैठक हुई थी, प्रथम बैठक तो ये हुई थी, जो दूसरी बैठक हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। यानी ये वाला 11 दिसंबर 1946 को ये दूसरी बैठक हुई थी। ये हुई थी प्रथम बैठक। जो दूसरी बैठक हुई थी इसमें एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। दूसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। उनका नाम क्या था? उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नाम था उनका। तो प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, यानी 2 दिन के बाद। तो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को और उसमें एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए जिनका नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं जो काफ़ी बार बार पूछे जाते हैं कि जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, जो दूसरी बैठक हुई उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये आपको सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हमने आपको बताया जो अस्थायी अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यानी इसका बी राइट आंसर है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अभी हमने बताया था आपको कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डी राइट आंसर है। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसी में जो अध्यक्ष थे, कुल कितने अध्यक्ष बनाए गए थे? 7 सदस्यों की अध्यक्षता थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? तो संविधान जो अंतिम रूप से पारित हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और यदि 26 नवंबर 1949 की बात की तो इसी दिन हम क्या मनाते हैं? कानून दिवस। इसी दिन हम क्या मनाते हैं? कानून दिवस भी मनाते हैं। और इसी कानून दिवस को हम क्या कहते हैं? संविधान दिवस भी कहते हैं। इसी दिन को हम क्या कहते हैं? संविधान दिवस। संविधान दिवस। तो कानून दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो जो हमारा भारतीय संविधान था जो पूर्णतः लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया था हमारा संविधान। यानी इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
भारत कब गणतंत्र बना? तो भारत जो हमारा गणतंत्र बना था वो बना था 26 जनवरी 1950 को। सी राइट आंसर है इसका, 26 जनवरी 1950 को। और गणतंत्र हम कहते क्यों हैं? क्योंकि हमारा देश जो है इसी दिन लोकतांत्रिक, संप्रभुत्व तथा गणतंत्र घोषित हो गया था, और इसीलिए हम इसी दिन क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं? इसी दिन हम गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। और हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? तो जो आत्मा की संज्ञा दी गई है वो प्रस्तावना को दी गई है। किसे? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को हम क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा। और यहीं पे अगर हम बात करें आर्टिकल 32 की, आर्टिकल 32 क्या है? तो यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल जो 32 है, इसे बाबा साहब ने क्या कहा था? इसे कहा था संविधान की हृदय और आत्मा। अंबेडकर साहब ने क्या कहा था? इसे संविधान की आत्मा, हृदय और आत्मा कहा था। हृदय और आत्मा कहा था। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये सिर्फ पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है तो आप प्रस्तावना लगाएंगे, और पूछे कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहा गया है तो आर्टिकल 32 को कहा गया है। और आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और यदि आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में एक रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, एक रिट जारी करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट इस पे 7 दिन के अंदर एक्शन ले सकता है। 7 दिन के अंदर इस पे एक्शन ले सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? तो जो संविधान सभा थी वो राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? तो ये 24 जनवरी 1950 को। कब स्वीकार किया गया हमारा राष्ट्रगान? 24 जनवरी 1950 को। ये राष्ट्रगान की बात हुई तो राष्ट्रगान पे हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो राष्ट्रगान सबसे पहले गाया कब गया था? तो राष्ट्रगान गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। 27 दिसंबर 1911 को सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया था। और ये डेट किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन। क्या हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन इसी दिन हुआ था। और इसी कलकत्ता अधिवेशन में हमारा राष्ट्रगान सर्वप्रथम गाया गया था। और अपनाया कब गया? तो 24 जनवरी 1950 को। ये दोनों पॉइंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि पूछे सर्वप्रथम गाया कब गया तो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया, और राष्ट्रगान अपनाया कब गया तो 24 जनवरी 1950 को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है उनकी कुल संख्या कितनी है? 6। और ये क्या है? वर्तमान की संख्या है। ये वर्तमान की संख्या है। और जब ये वर्तमान है तो यानी एक पहले क्या थी? पहले कितनी थी? तो जब हमारा संविधान बना था तो पहले मूल अधिकारों की संख्या थी 7, जिसमें से हटाया किसे गया था? तो संपत्ति के अधिकार को हटा के किस में रखा गया? आर्टिकल 300A में। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को ये हटाया गया, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, और हटा के किस में रखा गया? आर्टिकल 300A में। आर्टिकल 300A में इसे रखा गया, और इसे रखा गया तो संविधान संशोधन होगा। तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये 44वां संविधान संशोधन था। 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर किस में रखा गया? आर्टिकल 300A में।
तो इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। अभी हमने आपको बताया जो संपत्ति के अधिकार को हटा के किस में रखा गया, 300A में, और किसके तहत हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। तो जो मूल अधिकारों का जो रक्षक होते हैं वो कौन होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी इसका सी राइट आंसर है, सी राइट आंसर है, ए और बी दोनों। यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सबसे पहले उच्च न्यायालय जाएंगे, और यदि वहां पे नहीं सुनवाई होती है तो आप कहाँ जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय पे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो जो शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है वो कितना है, आर्टिकल 21A, अनुच्छेद 21A में माना गया है कि जो शिक्षा का अधिकार है वो मूल अधिकार माना गया है। कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए ये शिक्षा अनिवार्य है कि, और ये आपको बता दें किस संविधान संशोधन के तहत इसे रखा गया है, तो 86वें संविधान संशोधन के तहत, 86वें संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। तो जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। कहाँ शामिल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये किस भाग के अंतर्गत आते हैं, तो ये भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। कौन से भाग, 4 के अंतर्गत। और इसी में बता दें आपको कि भाग 4 कहाँ से कहाँ तक माना गया है, तो ये आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल कितना, 36 से 51 तक भाग 4 को माना गया है। और आप बताएंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये लिया कहाँ से गया है। तो जो ये लिया गया है, जो इसे अपनाया गया है, ये आयरलैंड से अपनाया गया है। कहाँ से अपनाया गया है, आयरलैंड से। तो इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने का। ये वाला क्वेश्चन काफी पूछा गया है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से अब लिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो जो आर्टिकल 40 है ये किससे संबंधित है, ये ग्राम पंचायत से। किससे संबंधित है, ग्राम पंचायत से। और जो ग्राम पंचायत है ये किस संविधान संशोधन के तहत जो अनुसूची रखी गई है वो किस में रखी गई है, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 11 में, कितनी, अनुसूची 11 में इसे रखा गया है। अनुसूची 11 में ये क्वेश्चन आया था वीडियो 2023 में। वीडियो 2023 में इसे पूछा गया था कि अनुसूची 11 क्या है। तो अनुसूची 11 किससे संबंधित है, ग्राम पंचायत से। और यहीं पे अनुसूची 11 है तो अनुसूची 12 किससे संबंधित है, अनुसूची 12 क्या है, ये नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका से संबंधित है। और ग्राम पंचायत को कितने विषय दिए गए हैं, तो विषय दिए गए हैं 29 विषय। ग्राम पंचायत में कितने विषय हैं, 29। और नगर पालिका में कितने विषय हैं, तो इसमें 18 विषय दिए गए हैं। विषय वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि ग्राम पंचायत में कितने विषय दिए गए हैं, नगर पालिका में कितने विषय दिए गए हैं, किस अनुसूची के तहत इसे रखा गया है, नगर पालिका को किस अनुसूची के तहत रखा गया है, किस संविधान संशोधन के तहत इसे ग्राम पंचायत को अनुसूची 11 में रखा गया है। सारे पॉइंट हमने आपको करा दिए, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अभी पुलिस की एग्जाम मतलब नोटिफिकेशन आएगा और आपका पेट वाला आ ही गया है, तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत किससे संबंधित है, नगर पालिका किससे संबंधित है। तो सारे पॉइंट आपको हमने करा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड।
अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो जो मौलिक कर्तव्य है उसे किससे अपनाया गया है? रूस से, यानी यूएसएसआर से, रूस से अपनाया गया। ए राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो जो हमारे संविधान में मूल कर्तव्य हैं उनकी कुल संख्या है 11। पहले कितनी थी? पहले मूल कर्तव्य कितने थे? 10, और अब वर्तमान में कितनी हो गए हैं? 11। तो 11वां कौन सा था? 11वां था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार। तो मूल कर्तव्य पहले कितने थे? 10, और वर्तमान में अब कितने हो गए हैं? वर्तमान में 11। तो पूछा जाए कि मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, तो अब आप लगाएंगे 11, यानी इसका बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया है? तो जो समिति बिठाई गई थी मूल कर्तव्य के लिए वो थी स्वर्ण सिंह समिति। कौन थी? स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति थी? स्वर्ण सिंह समिति। और जो अभी हमने आपको बताया मूल कर्तव्य कितने थे? पहले कितने थे? 10, और वर्तमान में कितने हो गए हैं? वर्तमान में हो गए हैं अब 11। सारे पॉइंट हमने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो जो संघ की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। जो संघ की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल है, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन कराते हैं, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो सी राइट आंसर है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रपति की कार्यकाल होती है, उनकी अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। कितनी होती है? 5 वर्ष। और इनके कार्यकाल का जो आर्टिकल है, किस आर्टिकल के तहत ये रखा गया है? आर्टिकल है 56 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति के कार्यकाल को। 56 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति के कार्यकाल को। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल अवधि कितना होता है? 5 वर्ष होता है, यानी 20 का राइट आंसर है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कौन सी विधि के अनुसार होता है? तो ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, एकल संक्रमणीय और अप्रत्यक्ष मतदान, ये तीनों विधि अपनाई जाती है। ये तीनों विधि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपनाई जाती है, यानी इसका डी राइट आंसर है। और फ्रेंड्स इसी में बता दें आपको कि जो चुनाव की प्रक्रिया है, जो चुनाव की प्रक्रिया है किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल है 54। आर्टिकल 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है। आर्टिकल 54 हो गया। आर्टिकल 55 क्या कहता है? आर्टिकल 55 क्या कहता है? आर्टिकल 56 क्या कहता है? आर्टिकल 57 क्या कहता है? और आर्टिकल 58 क्या कहता है? ये सारे पॉइंट आपको कराऊंगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लें, ठीक है। आर्टिकल 55 क्या कहता है? तो ये चुनाव की प्रक्रिया बताता है, चुनाव की प्रक्रिया। आर्टिकल 56 क्या कहता है? तो ये कार्यकाल को बताता है, ये कार्यकाल को बताता है। और जो आर्टिकल 57 है ये क्या बताता है? पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता, ठीक है, ये पात्रता को बताता है, किस कौन सी? पुनर्निर्वाचन के लिए, ठीक है। आर्टिकल 58 क्या कहता है? तो ये
योग्यता बताता है कि राष्ट्रपति योग्य है कि नहीं है, ये योग्यता को बताता है। तो सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। एक क्वेश्चन तो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा एग्जाम में, सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर करें, एक लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो जो राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध चुना गया था वो कौन थे? ऑप्शन बी यानी नील संजीव रेड्डी। कौन थे? नील संजीव रेड्डी, यानी बी राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो जो राष्ट्रपति का महाभियोग है, सबसे पहले आपको बताना है कि ये किस आर्टिकल के तहत होता है। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत इसे रखा गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत रखा गया है? तो आर्टिकल है 61। ठीक है, 61 है। और आरोप लगने पर, ठीक है, आरोप लगने पर 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर जरूरी हैं। 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। और साथ ही साथ इसमें 14 दिन का अल्टीमेट देना है। 14 दिन का अल्टीमेट देना है, यानी नोटिस देना। यदि आप महाभियोग लगाते हैं राष्ट्रपति पर तो 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। और साथ ही साथ इसमें जो राष्ट्रपति हैं उनको 14 दिन की नोटिस देना जरूरी है। तो इतने पॉइंट हो गए। अब आपको ऑप्शन बताने कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो राष्ट्रपति का महाभियोग जो लगता है वो किस सदन द्वारा लगता है? तो ये हम किसी भी सदन पे, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, तो हम किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं, यानी इसका सी राइट आंसर है। महाभियोग हम किसी भी सदन द्वारा लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सर्वोच्च सेनापति किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को। ये राइट आंसर है। ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। कौन कौन से? थल, वायु और जल। ठीक है, ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो जो कार्यपालिका की शक्ति होती है किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। जो कार्यपालिका की शक्ति जो मतलब बताया गया है किस आर्टिकल के तहत बताया गया है? आर्टिकल 53। कितना? आर्टिकल 53 के तहत जो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं ये बताया गया है। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 53 के तहत। और जो कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में, यानी ये राइट आंसर है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी सदन को बुला सकता है या फिर स्थगित कर सकता है, और साथ ही साथ लोकसभा को भंग भी कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं। तो जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल है उसमें कौन कौन से शामिल हैं? तो उसमें शामिल हैं राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। सी राइट आंसर है। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। और जो आपको बता दें इसी में आर्टिकल 63 कहता है, आर्टिकल 63 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। एक राष्ट्रपति होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि किस आर्टिकल के तहत ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो कौन से आर्टिकल के तहत कहा गया? आर्टिकल 63। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो जो राष्ट्रपति होता है, जो राज्यसभा में मनोनीत जो सदस्यों की संख्या है जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में, वो कितनी है? 12 सदस्य। कितने सदस्य नियुक्त करता है? 12 सदस्य।
और जो ये 12 सदस्य होते हैं वो किसी भी फील्ड से आ सकते हैं, जैसे खेल हुआ, शिक्षा हुआ, और भी बहुत से फील्ड हैं जो ये 12 सदस्य हैं उससे आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो जो भारतीय सदन है उनके ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? ये जो ऊपरी सदन है इसको हम कह सकते हैं उच्च सदन भी कह सकते हैं, उच्च सदन। इसी को हम क्या कहते हैं? सर्वोच्च सदन भी कह सकते हैं, सर्वोच्च सदन भी कह सकते हैं। तो ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा। क्या कहते हैं? राज्यसभा। ऊपरी उच्च सदन कहा गया है। निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। ठीक है। और आपको इसी में बता, लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कितने सदस्य हैं? अधिकतम 52। कितने सदस्य हैं? 52। और राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? अधिकतम 250, यानी 250 सदस्य। लोकसभा में 552 सदस्य, राज्यसभा में 250 सदस्य। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, यानी जो शपथ दिलाते हैं प्रधानमंत्री को, कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। आप देखे होंगे राष्ट्रपति जब मतलब चुन लिए जाते हैं तो उनको जो शपथ दिलाते हैं कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है। वो वर्तमान में राष्ट्रपति वर्तमान में क्या प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री हैं अपने नरेंद्र मोदी जी। पूरा नाम क्या है? दामोदर दास नरेंद्र मोदी। ठीक है। और राष्ट्रपति कौन है? माननीय द्रौपदी मुर्मू। ठीक, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है, ठीक है, तो उसे सदन पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो कितने दिन के अंदर? ये कम से कम 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना जरूरी है। ठीक है, यानी इसका बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो होगा लोकसभा के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा के प्रति, यानी सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो कितनी हो सकती है? 552। अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, 552 जो है लोकसभा के लिए है। और यहीं पे राज्यसभा की बात करें, अभी हमने आपको बताया था राज्यसभा कितनी है? 250 सीट। ठीक है, और लोकसभा की कितनी है? 552 सीट। राज्यसभा की कितनी है? 250 सीट। ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन वही आ गया कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो अभी हमने बताया आपको 250 सीट। सी राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? मतलब कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है वो कौन प्रमाणित करेगा? तो प्रमाणित करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, कौन प्रमाणित करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष, यानी बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? जो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है उसे कौन होता है? महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी। और इसमें पॉइंट आपको बता दें, जो आर्टिकल 76 है, आर्टिकल 76 ये क्या बताता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। ठीक है, ये महान्यायवादी के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 76।
और इसी में बताएं आपको कि महान न्यायवादी जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। ठीक है, कौन करेंगे? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? जो संघ राज्य क्षेत्र है उनका प्रशासन कौन चलाता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। और प्रशासक कौन होता है? ये उपराज्यपाल। उपराज्यपाल हो सकते हैं, राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक है, और किनके द्वारा चुने जाते हैं? ये राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे अपने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, और इसमें बताएं आपको जो अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के। पूछे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल तो ये कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है ये परीक्षा में, और बार बार पूछा जाएगा भी और पूछा गया भी है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की जो संख्या है वो क्रमशः कितनी है? तो जो लोकसभा है उनकी संख्या कितनी है? 2। और जो राज्यसभा है वो कितनी मनोनीत संख्या है? 12। अभी हमने आपको बताया था राज्यसभा में कितने मनोनीत किए जा सकते हैं? 12। और लोकसभा में कितने मनोनीत किए जा सकते हैं? 2। यानी इसका राइट आंसर है बी राइट आंसर है, 2 और 12। ठीक है, और ये किस आर्टिकल के तहत मनोनीत किए जाते हैं? किसमें बताया गया ये? तो ये बताया गया है आर्टिकल 331 यानी 331, आर्टिकल 331 के तहत इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो जो अधिकतम समय अंतराल होता है वो कितने मंथ का होता है? वो 6 मंथ होता है। एक साल में 1 ईयर में कम से कम 2 अधिवेशन अधिकतम होने चाहिए, और कम से कम कितने? 2 अधिवेशन होने चाहिए, यानी एक साल में 6 मंथ 6 माह का। तो इसका राइट आंसर है 6 मंथ, यानी सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो जो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, राज्यपाल होते हैं। और राज्यपाल की अधिकतम अवधि कितनी है? ये 5 वर्ष है, अधिकतम वर्ष 5 वर्ष। नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल की? राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो अधिकतम जो संख्या है वो कितनी है? 500। और फ्रेंड ये तो अधिकतम संख्या है, 500 क्या है? अधिकतम है, ये अधिकतम संख्या है। और कम से कम कितने हो सकते हैं? कम से कम कितने हो सकते हैं? तो कम से कम 60 सदस्य होना अनिवार्य है, 60 सदस्य। लेकिन वहीं कुछ राज्यों में जैसे हो गया सिक्किम, मिजोरम, गोवा, यहाँ पे 60 से भी कम है, 60 से भी कम है। कौन कौन से राज्य में? गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, ठीक है, मिजोरम हो गया। तो जो यहाँ पे जो सीटों की संख्या है वो 60 से भी कम है, लेकिन बताया कितना गया है? कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम कितने सदस्य? 500। किसमें? विधानसभा में, ठीक है। और विधानसभा को हम कहते क्या हैं? इसे कहते हैं निम्न सदन। विधानसभा को हम कहते हैं निम्न सदन। और विधान परिषद को हम क्या कहते हैं? उच्च सदन, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसमें हम इनकी एज क्या होती है? विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी अधिकतम जो एज होती है वो 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए विधानसभा में। और जो विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति के लिए जो एज होती है वो कितनी होती है? 30 वर्ष। 30 वर्ष से कम उम्र नहीं होनी चाहिए और विधानसभा में 25 वर्ष से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। काफी बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है? तो जो भारत में कुल विधान परिषद विद्यमान है, मतलब जो विधान परिषद हैं वो वर्तमान में कितने हैं? वो 6 हैं। विधान परिषद की संख्या कितनी है? 6। और जो 6 संख्या है वो कौन कौन से राज्य में है? बिहार है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और कर्नाटक है। तो जो 6 राज्य हैं इनमें क्या है? विधान परिषद है। और किसी भी राज्य में विधान परिषद नहीं है। बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और कर्नाटक है। 6 राज्य में विधान परिषद मौजूद है। ये ध्यान रखना है आपको। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो 6 यदि आपको मालूम है तो सारे आपको पता ही चल जाएगा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो राज्य का मंत्रिमंडल होता है वो विधानसभा के, और जो केंद्र का मंत्रिमंडल होता है वो किसके प्रति? लोकसभा के। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विधानसभा का जो वर्ष है कम से कम कितने अधिवेशन हो सकते हैं? विधानसभा का जो वर्ष होता है कम से कम उसमें कितने अधिवेशन हो सकते हैं? तो उसमें भी 2 अधिवेशन हो सकते हैं, 6 मंथ और 6 मंथ, 6 माह पर। जैसे लोकसभा था उसमें भी 6 माह पर अधिवेशन होता था, वैसे इसमें भी 2 अधिवेशन करना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? ये एक्स्ट्रा टाइपिंग हो गया है, इस कर देते हैं। तो किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो उसका राइट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। यदि विधानसभा सीटों की बात करें, विधानसभा सीटें कितनी हैं?
जो सीटें हैं 403 सीट हैं विधानसभा में उत्तर प्रदेश के। और यहीं पे हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा में कितने सीटें हैं 80, और राज्यसभा की बात करें तो कुल 31 सीट हैं। तो ये सीट भी काफी पूछ लिया जाता है काफी बार कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें विधानसभा में कितने सीट हैं, लोकसभा में कितने सीट हैं, राज्यसभा में कितने सीट हैं। अभी पेट का एग्जाम होने वाला है और पेट में क्वेश्चन जरूर आने वाला है ये कि विधानसभा में कितने सीट हैं, या फिर लोकसभा में कितने सीट हैं, या फिर राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से कितनी सीट हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 370। और अभी मोदी जी ने 370 हटा भी दिया था। तो और हटाया कब था? 5 अगस्त 2019 को 370 हटा कब? 5 अगस्त 2019 को 370 हटाया मोदी जी ने। और विशेष दर्जा किसे प्राप्त था? आर्टिकल 370 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। और इसी में बता दें आपको कि अनुच्छेद आर्टिकल 148 बताता है कि भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो, यानी कैग होगा। आर्टिकल 48 के तहत ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जो कुल न्यायाधीशों की संख्या है वो कितनी है? 34 न्यायाधीश हैं वर्तमान में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है। ये कितने होते हैं? 33 + 1 ये न्यायाधीश हैं। और एक क्या होते हैं? मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो आज हमने आपको टॉप 50 क्वेश्चन कराए हैं इंडियन पॉलिटी के। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और जो फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर जरूर करें। और फ्रेंड्स ये हमारा पार्ट 1 है, ये भी पार्ट 1 है, और पार्ट 2 अभी हम जल्द ही लाने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी के पार्ट 2 अभी जल्द ही लाने वाले हैं। तो उसमें भी 50 क्वेश्चन इसका रहेगा। 50 क्वेश्चन अभी हमने करा दिया है, 50 क्वेश्चन और कराएंगे, तो टोटल हमारे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 100 क्वेश्चन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। जो 100 क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन में आपके 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।